स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज को क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्या जरूरत होती है लिक्विडिटी रेशियोज की और क्यों यूज किया जाता है। लिक्विडिटी रेशियो हमारे बिजनेस के अंदर हमारी करंट लायबिलिटीज को पे करने की कैपेबिलिटी को बताता है। अब ये जो लायबिलिटीज होती हैं या तो 12 महीने के अंदर अंदर पे करी जाएंगी या फिर इमीडिएटली पे करी जाएंगी। दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज गिवन है, एक है करंट रेशियोज और दूसरा है क्विक रेशियो। इस वीडियो में हम लोग आज इस करंट रेशियोज की बात करने वाले हैं बेटा, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको डिस्कशन में लेकर के आएंगे और समझेंगे किस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं करंट रेशियोज के साथ। देखिए, करंट रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर करंट रेशियोज हमें क्या बताता है। करंट रेशियोज हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। ये रिलेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, राइट। इन दोनों को समझने के बाद हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारी शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटीज जो कि विद इन द 12 मंथ्स, जी हाँ याद रखना बेटा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं करंट रेशियोज की तो हम विद इन द 12 मंथ्स यानी एक साल के अंदर अंदर जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको उतारने की बात कर रहे हैं। क्या हम उनको 12 महीने के अंदर या अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते, हम इसकी बात करेंगे। और इसको करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है करंट रेशियोज का फॉर्मूला। देखिए क्या है करंट रेशियोज का फॉर्मूला, तो करंट रेशियोज इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, राइट। अब ये करंट एसेट्स और अपॉन में करंट लायबिलिटीज करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा रेशियोज में आएगा, और ये जो रिजल्ट होता है वो प्योर रेशियो में होता है, राइट। और अगर मैं इसके आइडल रेशियो की बात करूं, आइडल प्योर रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कितना सही माना जाता है रेशियो, कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी या वो बिजनेस सही मायने में वो अपनी लायबिलिटीज को उतार पाता है। अगर वो रेशियो का रिजल्ट 2:1 आता है तो इसका मतलब बिजनेस अपनी बिल्कुल सही कंडीशन में है उस लायबिलिटीज को उतारने में, राइट। चलो हम इस फॉर्मूला को समझे उससे पहले हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को समझने की बहुत जल्दी जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। ऑल्दो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अकाउंटेंसी सीख चुके हैं, बहुत सारी चीजें आप कर चुके, तो करंट एसेट्स आप जानते हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड। तो सबसे पहला तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जो कि विद इन अ ईयर यानी 12 महीने में या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेटा, यहां पर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो करंट इन्वेस्टमेंट, जितनी भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हमारे करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा अगला जो आता है हमारा वो आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब जो भी हमारा स्टॉक है, अब वो इन्वेंट्री किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रॉ मटेरियल के रूप में हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है या फिर फिनिश्ड गुड्स हो सकते हैं, वो सभी के सभी इन्वेंट्रीज हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होती है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि इसमें जितने भी लूज डूल्स या फिर स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग इन्वेंट्री से रिमूव कर देते हैं जब हम लोग करंट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, एक्चुअल में जो बैलेंस शीट है हमारी, जो हमारा कंपनी एक्ट है, उसके अनुसार हमें ये लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है, राइट। लेकिन जब हम लोग करंट एसेट्स को, जब हम लोग करंट रेशियोज के लिए करंट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके बाद आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको मालूम है कि दो तरह के होते हैं, जिसमें बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स आते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात फिर से क्या है कि जितने भी हमारे डेटर्स होंगे उसमें से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हटाना पड़ेगा, तो पीडीडी को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, वो जितना भी कुछ जो एक्चुअल में कैश फॉर्म में रेडी है वो सब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन दिया हुआ या कहीं कुछ एडवांस दिया हुआ है वो भी हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। और लास्ट में जो भी एसेट्स बच गए अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं। करंट एसेट्स जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कुछ अगर में रिसीवेबल है, या इस तरह के और भी सारे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं करंट लायबिलिटीज को। वो सारी लायबिलिटीज जिसको हम लोग विद इन अ ईयर, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 महीने के अंदर पे कर देंगे, वो हमारी सारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा।
सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई भी ऐसी उधार जो हमने मार्केट से लिया हुआ है, जैसे कि बैंक का ओवरड्राफ्ट हमारे ऊपर चल रहा है, या फिर किसी से हमने कैश उधार में लिया हुआ उसको हमने कैश वापस करना है, या फिर हमारे जो ट्रेड पेबल्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स जैसे कि बिल्स पेबल, हमने अगर साइन किया हुआ बिल्स पेबल है हमारा, या फिर हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो सब हमारे ट्रेड पेबल्स में आते हैं, यानी हमारी करंट लायबिलिटीज में आते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में वो सारी लायबिलिटीज आती हैं जैसे कि इंटरेस्ट एक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है। और इसके अलावा लास्ट में इसमें रखा गया है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो भी छोटे छोटे प्रोविजंस हमारे बने हुए हैं, ऐसे प्रोविजंस जो एक साल के अंदर अंदर हम लोग यूज कर लेने हैं, वो सारे प्रोविजंस हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे। तो ये तो होगी बात करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। अब हमें इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं और आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी भी तरह के क्वेश्चन को करंट रेशियोज के रूप में कन्वर्ट करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे। चलिए, तो यहां पर हमारे पास जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, इसको देख करके अब हमें करंट रेशियोज को कैलकुलेट करना है। करंट रेशियोज का फॉर्मूला हम लोग अभी देख चुके हैं। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट रेशियोज को कैलकुलेट करने से पहले इन सारे आइटम्स को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी आइटम करंट एसेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी है। तो देखो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर्स, यानी ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये आप अच्छे से बता सकते हो कि ये हमारे लिए करंट एसेट्स हैं, राइट। तो ये हमारे करंट एसेट्स हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या है हमारे लिए, करंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम, ये ऐसी इनकम है जो हमने कमा तो लिए लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, तो ये भी हमारे लिए करंट एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, एक करंट एसेट का एग्जांपल हुआ। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो छोटे से टाइम पीरियड के लिए हमने की हुई है, वो भी हमारे लिए करंट एसेट्स का पार्ट है। मशीनरी, देखो बेटा मशीनरी क्या होता है, क्या ये करंट एसेट है? जी नहीं, मशीनरी करंट एसेट्स नहीं है, ये हमारा करंट रेशियोज में नहीं आ सकता क्योंकि ये करंट एसेट का पार्ट नहीं होता। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, ये हमें पे करना है, तो ये विद इन 12 मंथ्स हमें पे करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। डिबेंचर्स, जिन स्टूडेंट्स को डिबेंचर्स नहीं पता उनके लिए बता देता हूं बेटा, डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। कंपनीज लंबे समय के लिए किसी से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है और उन्हें डिबेंचर्स इशू करती है, तो इसलिए ये करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स में से कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्रीज, जैसे कि हमें मालूम है कि ये करंट एसेट्स होती हैं, तो ये करंट एसेट्स के रूप में दिखाई देंगी। इसके अलावा एक्सपेंसेस पेबल, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको अभी हमें पे करना है, तो ये हमारी एक लायबिलिटी है जो कि करंट लायबिलिटीज है। और अदर करंट लायबिलिटीज को क्लियरली लिखा हुआ है कि वो लायबिलिटी का पार्ट है। ये तो हमने कैटेगराइजेशन कर लिया करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में। अब करंट रेशियोज को निकालते हैं और करंट रेशियोज को निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसको हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहां पर लिखते हैं करंट रेशियोज का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये हमारा करंट रेशियोज का फॉर्मूला है। अब इसमें हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं करंट एसेट्स, राइट। तो करंट एसेट्स हमने ऑल्दो यहां पर सब मार्क कर रखे हैं, इनको एक एक करके हम लोग अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला करंट एसेट है सन्ड्री डेटर्स का, जो कि है 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस। प्लस सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपीस के, तो ये 20,000 रुपीस के प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। एक्रूड इनकम भी है हमारी 20,000 रुपीस की, तो ये 20,000 रुपीस का एक्रूड इनकम हो जाएगा। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि है 60,000 रुपीस का, तो ये 60,000 रुपीस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 40,000 रुपीस की, ये 40,000 रुपीस की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई। प्लस इसके बाद करंट एसेट्स में एक इन्वेंट्रीज है बेटा 80,000 रुपीस की, ये 80,000 रुपीस की इन्वेंट्रीज होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख और ये हो गया 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख 40,000 और 80 यानी 6 लाख 20,000 रुपीस। 6 लाख 20,000 का करंट एसेट्स है हमारे पास। अब इसके बाद करंट लायबिलिटीज को देख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज को हम यहां पर देखें तो करंट लायबिलिटीज हमारी सबसे पहले है बिल्स पेबल के नाम पर, जो कि है 60,000 रुपीस की, 60,000 रुपीस प्लस 1,60,000 रुपीस के क्रेडिटर्स हैं, तो 1,60,000 प्लस इसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज में है एक्सपेंसेस पेबल, जो कि है 80,000 रुपीस के, 80,000 रुपीस, और उसके बाद है यहां पर अदर करंट लायबिलिटीज, जो कि है
₹10,000 की। अब जरा इसको भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पर 1,60,000 प्लस 60,000 है ये बेटा, 60,000, तो ये हो गया 1,20,000, 2,20,000, 3,10,000, ₹3,10,000 का यहाँ पर हमारा करंट लायबिलिटीज का टोटल आ गया है। अब आपको करंट रेशियोज निकालना, तो देखो जी, अब आपके पास करंट एसेट्स आ चुके हैं। करंट एसेट्स कितने के हैं? 6,20,000 रुपीज के। अपॉन में करंट लायबिलिटीज कितनी है? 3,10,000 रुपीज, राइट। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो यहां पर आ गया 2/1, यानी ये जो हमारा रेशो निकला वो निकला 2:1, राइट। और ये किस तरह का रेशो है? ये एक आइडियल रेशो है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर मैं बात करूं कि वो करंट लायबिलिटीज को 12 महीने में उतार पाएगा या नहीं उतार पाएगा, तो जी हां, ये बिल्कुल सही पोजीशन में है कि वो अपनी 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज को उतारने में कैपेबल है। तो आई होप आपको ये करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का रेशो समझ में आ गया होगा। अब इसी के आगे अगर मैं बात करूं, तो यहां पर कुछ एक क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं जहां पर आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया जाता है। तो चलो समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल से रिलेट इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं करंट रेशियोज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन होता है। अब ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है? सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब समझते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। वर्किंग कैपिटल जितने भी हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, अगर मैं उनमें डिफरेंशिएट करूं, अगर करंट एसेट्स ज्यादा हैं, जितने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ज्यादा हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल। दोबारा समझते हैं, एक दूसरी तरह से समझते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, एक तरफ मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं, राइट। अगर मेरी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से कम है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वहां पे कहीं ना कहीं मेरे पास करंट एसेट्स बचते हैं। अब वो जो करंट एसेट्स मेरे पास बचते हैं, उनको मैं यूज करता हूं अपने बिजनेस के प्रोडक्शन में, डेली रूटीन के प्रोडक्शन में, राइट, जिसको मैं वर्किंग कैपिटल का नाम दे देता हूं। वो पैसा जो मेरे करंट एसेट्स के थ्रू बच गया, क्यों? क्योंकि मैंने करंट लायबिलिटीज का पैसा अलग कर लिया। मैंने करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज का पैसा निकाल दिया, उसके बाद जो पैसा बच गया उसको मैं प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं। मेरा वर्किंग कैपिटल वही अमाउंट होता है। तो चलो इसको टेक्निकल रूप में समझ लेते हैं। इट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये क्या होता है? जितने भी हमारे करंट एसेट्स हमारी लायबिलिटी से ज्यादा होते हैं, उन्हें हम लोग वर्किंग कैपिटल का नाम देते हैं, राइट। अब वर्किंग कैपिटल का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। समझ में आ गया आपको? तो जितने भी करंट एसेट्स है, अगर उसमें से मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, तो आई होप आप इस फॉर्मूला को यूज करके करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज भी निकाल सकते हो, राइट। जैसे कि अगर मुझे करंट एसेट्स निकालने की जरूरत पड़ती है और क्वेश्चन मुझे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे देता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स आ जाएंगे, राइट। इसी तरह से अगर मुझे करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मुझे करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। ये डिमांड करेगा हमसे क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा जहां पर आपको इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो इसको एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको इस वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ेगा। ये है हमारा बेसिक सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल देखेंगे। देखो यहां पर हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है करंट एसेट्स आर 5,25,000। इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है 2 लाख की, जिसके अंदर लूज टूल 75,000 रुपीज के इंक्लूडेड है बेटा, और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 2,25,000। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है करंट रेशियोज। तो चलो, अब आपको अच्छे से मालूम है कि करंट रेशियोज का फॉर्मूला क्या है बेटा। देखो, करंट रेशियोज आर करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, राइट। अब यहां पर मेरे पास करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन? हाँ जी, करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है, जो कि है 5,25,000। इसके साथ साथ मुझे इन्वेंट्रीज भी गिवन है 2 लाख। अब इन्वेंट्रीज क्या होती है? इन्वेंट्रीज हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होती है, राइट। यानी अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब ये 2 लाख रुपीस ऑलरेडी मेरे करंट एसेट्स में इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि यहां पर तो मुझे टोटल करंट एसेट्स ही बता रहा है, राइट। अब 2,25,000 रुपीज में ये 2 लाख रुपीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट जब हम लोग करंट रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, तो याद करो, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि
उसमें लूज टूल्स को इन्वेंट्री से एलिमिनेट करना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करंट एसेट्स को निकालने के लिए ये 5,25,000 रुपीज की जो वैल्यू है इसमें से माइनस करने पड़ेंगे लूज टूल जो कि है 75,000, यानी तो मेरा जो करंट एसेट्स अब आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4,50,000। समझ में आ गया आपको कि ये मुझे क्यों लेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये 75 ऑलरेडी इन्वेंट्रीज में इंक्लूडेड है और ये इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड है हमारे करंट एसेट्स के अंदर, राइट। तो मैंने इसलिए उसको हटा दिया क्योंकि करंट रेशियोज में करंट एसेट्स बिना लूज टूल्स के इंक्लूड होता है। दूसरी बात, अब हमारे पास गिवन है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल गिवन है लेकिन हमें चाहिए क्या, करंट लायबिलिटीज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल के थ्रू हमें करंट लायबिलिटीज को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम उसको, तो हमारा जो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं उसमें से वर्किंग कैपिटल को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी करंट लायबिलिटीज, राइट। तो चलो अब निकाल लेते हैं फटाफट यहां पर। तो हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो है 4,50,000 माइनस वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 2,25,000, राइट। 2,25,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई बेटा, हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई 2,25,000, राइट। अब करंट रेशियोज कैसे निकलता है, करंट एसेट्स जो कि है 4,50,000 अपॉन में करंट लायबिलिटीज 2,25,000। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा रेशियो आ गया 2:1। तो ये जो 2:1 है ये भी करंट रेशियो है जो कि एक आइडियल रेशियो माना जाता है, राइट। तो ये हमने देखा एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें वर्किंग कैपिटल को यूज करके हमने करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन करी और उसके थ्रू करंट रेशियोज पर पहुंचे। अब एक लास्ट तरह का क्वेश्चन इसमें हमें और देखने को मिलता है जहां पर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी होती हैं। उन ट्रांजैक्शंस में हमें बताना होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के होने से हमारा करंट रेशियो का स्टेज क्या होगा, वो इंप्रूव करेगा, वो डिक्रीज करेगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चलो समझ लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से करंट रेशियोज पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट पड़ता है। अब ये इफेक्ट कैसे पड़ता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग बीच में करते हैं तो उससे करंट रेशियो में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस या तो करंट रेशियोज को इंप्रूव कर देंगे या फिर उसको रिड्यूस कर देंगे या फिर उस ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब इन सब चीज को देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे हम लोग समझ लेंगे कि कैसे करंट रेशियोज के ऊपर इंपैक्ट्स पड़ते हैं। और उसको करने का एक तरीका भी है बेटा, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या करना है, मुझे यहां पर ये कुछ एक ट्रांजैक्शंस दे रखी है, मुझे इन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट बताना है करंट रेशियोज पर। समझते हैं एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बोला करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। हमें बता दिया कि हमारी कंपनी का करंट रेशियो कितना है, 2:1। ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। स्टेट गिविंग रीजंस which of the following would improve, reduce or not change the current ratio। अब आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि मेरे करंट रेशियोज को या तो इंप्रूव करेगी या रिड्यूस करेगी या फिर उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इसको जानेंगे कैसे, भाई स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई हमें क्या पता कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका बेटा, देखो क्या करना है। आपके पास करंट रेशियोज गिवन है, आप क्या करो, एक वैल्यू ले लो जिस वैल्यू से आपको यह पता चलता हो कि करंट रेशियोज क्या। जैसे कि मैंने यहां पर 20,000 रुपीज ले लिया 2 के लिए, राइट। 10,000 रुपीज ले लिया 1 के लिए। 2:1 को मैंने वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया, राइट, उसी रेशियोज में। अब यहां देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। अगर आप किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हो तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल सा समझने वाली बात है। अगर मैंने कोई करंट लायबिलिटी पे करी तो कैसे पे करी, भाई कैश दिया होगा ना, तो कैश दिया होगा तो मेरा एसेट्स कम हुए होंगे, एसेट्स कम हुए होंगे। ये क्या है हमारे एसेट्स। मान लेते हैं कि 5,000 रुपीज मैंने पे करे तो मेरा ये 20,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज लेस हो गए, राइट। और क्योंकि मैंने करंट लायबिलिटी को पे किया तो मेरी करंट लायबिलिटी भी 5,000 रुपए से कम हो गई, राइट। मेरा पैसा गया
कैश गया और लाइबिलिटी कम हो गई। तो इससे क्या इंपैक्ट आया देखो, अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो गया 15,000 अपॉन में 5,000। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा बेटा 3/1। हमारा पहले रेशियो क्या था 2:1, अब रेशियो क्या हो गया है 3:1। तो हम देख करके बता सकते हो नहीं बता सकते कि ये इंप्रूव किया या रिड्यूस किया या कोई चेंज नहीं हुआ जी, चेंज तो हुआ है 2 से 3 हो गया यानी इंप्रूव हो गया। तो मेरा करंट रेशियो यहां पर इंप्रूव हो रहा है। क्यों इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि मैंने अपनी एक लायबिलिटी को कम कर दिया है और उसके बदले में मेरा एक एसेट भी उतनी ही वैल्यू से कम हो रहा है। राइट, समझ में आ गया आपको? बस इसी तरीके से एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं कैश दे करके। फिर से सेम एग्जांपल पर आते हैं, सेम एग्जांपल पर आते हैं। अब मैं इसको यहां से फिर से सेम एग्जांपल पर लेकर के आता हूं आपको। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, करंट रेशियोस 2:1, मैंने उसको वैल्यूज में डाल दिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने कैश पे किया है, कैश पे किया है बेटा। कितना कैश पे किया, मान लो 5,000 रुपए का कैश पे किया, लिखा हुआ है ना, कैश दे दिया। और उसके बदले में मेरे पास क्या आया, गुड्स। गुड्स भी क्या है, इन्वेंट्री, यानी अगेन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में वापस ऐड हो गया। कोई इंपैक्ट पड़ा क्या? नहीं जी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। यहां पर ये अभी भी 20,000 है और ये अभी भी 10,000 है, यानी देयर इज नो चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशियोस। राइट, समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांजैक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम इसको करना है। सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, जिसकी बुक वैल्यू थी 25,000। 25,000 रुपए का कोई मेरा ऑफिस का इक्विपमेंट था, उसको मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। भाई अब बेच दिया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जी कैश आ गया। कितना कैश आ गया, 20,000 रुपीज का कैश। और वो जो कैश है मेरे लिए क्या है, करंट एसेट्स है, तो मेरे करंट एसेट्स में ऐड हो गया। क्या कोई लायबिलिटी गई, कोई लायबिलिटी कम हुई, बढ़ी? नहीं, कुछ नहीं गया। क्या गया मेरे हाथ से, ऑफिस इक्विपमेंट गया, जो कि ना तो करंट एसेट है और ना ही करंट लायबिलिटी है। तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन से मेरा करंट एसेट्स बढ़ा है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, 40,000 अपॉन 10,000 यानी 4:1। राइट, तो यहां पर भी मेरा क्या हुआ, मेरा करंट रेशियो इंप्रूव हो गया बेटा। गॉट इट? चलिए एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मैंने गुड्स को परचेज किया है किस पर, क्रेडिट पर। ध्यान से करना है बेटा इस चीज को। अब क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आया जी, गुड्स आए, इन्वेंट्री बढ़ गई सर। तो कितने की इन्वेंट्री बढ़ गई, मान लेते हैं 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे थे, वैल्यू नहीं गिवन, एज्यूम कर लेते हैं 5,000 रुपीज के हमने गुड्स खरीदे, तो हमारी इन्वेंट्री 5,000 रुपए से बढ़ गई। लेकिन कैसे खरीदे भाई, क्रेडिट पर खरीदे। क्रेडिट पर खरीदने से क्या बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, यानी लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी भी बढ़ा दो, यहां पर लायबिलिटी भी बढ़ गई 5,000 रुपए से। तो अब जरा इसका रेशियो चेक करते हैं। ये हो गया जी 25,000 और ये हो गया 15,000। अब आप समझदार हैं, अब आपको करंट रेशियोस निकालने आते हैं। तो करंट रेशियोस क्या निकल गए बेटा यहां पर, तो करंट रेशियो हो गया यहां पर 1.66 समथिंग, कुछ इस तरह से आ रहा होगा आपका। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है बेटा, करंट रेशियो रिड्यूस हो रहा है। राइट, तो करंट रेशियो मेरा यहां से रिड्यूस हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन हमें पता चल गया कि इस ट्रांजैक्शन से रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमारी जो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ रहे हैं। राइट, और क्योंकि एसेट्स का रेशियो बढ़ा है और अगर वो बढ़ता है तो करंट रेशियो मेरा रिड्यूस ही होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में है सेल्स ऑफ गुड्स फॉर 30,000, जिसकी कॉस्ट थी 25,000। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, आपने 25,000 रुपीज की कॉस्टिंग के गुड्स को सेल कर दिया है 30,000 रुपीज में। आप मुझे बताओ बेटा, अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, जल्दी से देखो। आपने गुड्स को बेचा जिसकी कॉस्ट कितनी थी 25, यानी आपकी इन्वेंट्री में 25,000 रुपीज के जो गुड्स थे वो चले गए, तो माइनस 25,000। लेकिन वो कितने में बिके, उसके बदले में क्या मिला, उसके बदले में मुझे 30,000 रुपीज कैश मिला, जो कि अगेन क्या है, जो कि अगेन करंट एसेट्स का ही पार्ट है। तो यहां पर भी मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है बेटा। कितने से, अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये हो गया 25,000 अपॉन में, नीचे लायबिलिटी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो यहां पर भी
2.5/1, यानी करंट रेशो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है। जब जब ऊपर वाली वैल्यू, यहां पर वैल्यू बढ़ेगी यानी इंप्रूव हो रहा है। एसेट्स का रेशो बढ़ रहा है यानी करंट रेशो इंप्रूव हो रहा है, राइट। लास्ट ट्रांजैक्शन एक और देखते हैं, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा? डिक्लेयर्ड डिविडेंड का मतलब होता है एक ऐसा डिविडेंड जो मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूं अपने इन्वेस्टर्स को और मुझे वो पे करना है। जब भी हम लोग डिविडेंड को डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो फिर वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब अब ऑलरेडी मेरे पास एक करंट लायबिलिटी में ये रखा हुआ था, अब मैंने इसको जब पे कर दिया, तो पे करने से क्या हुआ, मेरा कैश कम हुआ और लायबिलिटी भी कम हो गई। तो दोनों की दोनों कम हो रही है। अगर दोनों कम होती हैं तो देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो, मान लेते हैं हमारी 5,000 रुपीज का डिविडेंड था जो कि अब हमने पे कर दिया। पे करने से कैश कम हुआ और जो लायबिलिटी बनाई थी वो भी कम हो गई। तो यहां पे इसको अगर मैं टोटल करूंगा तो ये कितना आ गया, ये हो गया मेरा 15,000 अपॉन में 5,000 अपॉन में 5,000, 3/1। क्या हुआ, करंट रेशो इंप्रूव हुआ। यस, गुड, करंट रेशो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। तो आई होप अब आपको इस तरह की ट्रांजैक्शन समझ में आ गई है। आपको सिंपल सा काम करना है, इस रेशोस की एक वैल्यू ले लो और उसमें प्लस माइनस कर दो। आपको ये बस पता होना चाहिए कि किस ट्रांजैक्शन से करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और यहां पर हमारा करंट रेशोस के सभी तरह के क्वेश्चंस करीब करीब हमने कवर कर लिए हैं बेटा। अगर अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। और आप चाहें तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर करके भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।